टेम्परेचर के साथ ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें बेल शेप कर्व मिलेगा। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। वो फैक्टर्स 3 टाइप के हो सकते हैं। नंबर 1 इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। आज की वीडियो में हम बायोमोलिक्यूल्स का एंजाइम वाला सेक्शन कवर कर रहे हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आई बटन में है। एंजाइम्स, इन्हें हम बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी रिएक्शंस होती हैं उन्हें कैटलाइज करते हैं। बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम की तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर एक्सेप्ट फॉर राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स ऐसे न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं। एंजाइम्स जनरली टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की फॉर्म में होती है, पर ऐसा नहीं है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं होता एंजाइम्स का। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है, बट मेनली वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी अपनी टर्सरी स्ट्रक्चर में ही शो करती है। टर्सरी स्ट्रक्चर में बहुत सारी पॉकेट्स या क्रेवाइसेस होती हैं जिनमें से कोई एक एक्टिव साइट होगी जहां सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, यानी किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम ही होगी। दे आर नॉट यूज्ड अप इन अ रिएक्शन एंड रिमेन अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती है बाय लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। ये कैसे होता है अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर भी एफिशिएंटली वर्क करते हैं, जबकि एंजाइम्स हाई टेम्परेचर यानी मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस पर डीनेचर कर जाती हैं, एक्सेप्ट फॉर एंजाइम्स ऑफ थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। उनकी एंजाइम 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पर भी एक्टिव रहती है। फॉर एग्जाम्पल थर्मस एक्वेटिकस, ये हम बायोटेक वाले में देखेंगे। उसकी एंजाइम का हम पीसीआर में यूज करते हैं। किसी भी मेटाबॉलिक कन्वर्जन में जहां सबस्ट्रेट एस प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है, वहां सबसे पहले सबस्ट्रेट एस एंजाइम की तरफ डिफ्यूज करेगा और एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड हो, विच रिजल्ट्स इन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विच इज एसेंशियल फॉर कैटालिसिस। यानी जब तक सबस्ट्रेट एंजाइम से कंबाइन नहीं होगा रिएक्शन कैटालाइज नहीं होगी। ये एक पॉइंट है। द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप, यानी जब सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करेगा तो एंजाइम की थोड़ी सी शेप चेंज होगी, जिससे कि जो सबस्ट्रेट है वो टाइटली बाउंड हो जाए एंजाइम से। जो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है, दिस इज शॉर्ट लिव्ड यानी ट्रांजिएंट फिनोमिना है। यहाँ सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड ब्रेक होंगे और कुछ न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, जिससे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड फिर प्रोडक्ट एंजाइम से डिसोशिएट हो जाएगा और एंजाइम ई अनचेंज्ड रहेगी, जो कि फिर से नेक्स्ट रिएक्शन को कैटलाइज करेगी। जब कोई भी सबस्ट्रेट एस प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा होता है तो बीच में कई ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है। जैसा ऊपर वाले रिएक्शन में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ये ट्रांजिशन स्टेट है, इन्हें ऑल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट भी बोलते हैं और ये हाई एनर्जी अनस्टेबल स्टेट होती है। ये ग्राफ है जहां वाई एक्सिस पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया है एंड एक्स एक्सिस पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को। जो एनर्जी डिफरेंस होता है बिटवीन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट एंड एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। जैसा तुम देख रहे हो, एक्टिवेशन एनर्जी जब हमने एंजाइम यूज नहीं की तो ज्यादा है, जबकि जब हमने एंजाइम यूज की है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गई और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट होगा। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है सबस्ट्रेट से तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, यानी यहाँ एनर्जी रिलीज होगी, और अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है सबस्ट्रेट से तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, यानी जो रिएक्शन है उसको कराने के लिए हमको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो 4 फैक्टर्स है जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 इज टेम्परेचर, सेकेंड इज पीएच, थर्ड इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड फोर्थ इज बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स। अब एक एक करके इन फैक्टर्स को डिटेल में देखेंगे। नंबर 1 इज टेम्परेचर। एंजाइम अपनी मैक्सिमम या हाईएस्ट एक्टिविटी ऑप्टिमम टेम्परेचर पर शो करती है। बिलो एंड अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाती है। लो टेम्परेचर पर एंजाइम्स टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट में चली जाती हैं, जबकि हाई टेम्परेचर होने के कारण एंजाइम्स की एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर एंजाइम का स्ट्रक्चर डीनेचर कर जाता है। जब हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी का टेम्परेचर के साथ ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें बेल शेप कर्व मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पीएच। यहाँ पर भी सेम, एंजाइम अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी एक ऑप्टिमम पीएच पर शो करेगी,
बिलो एंड अबव ऑप्टिमम पीएच जो रेट है रिएक्शन का वो डिक्लाइन कर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जब हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी को पीएच के साथ प्लॉट करेंगे तो हमें बेल शेप्ड कर्व मिलेगा। अब आते हैं थर्ड पे, दैट इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियली जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सारे एंजाइम्स सैचुरेट हो जाएंगे तब रेट ऑफ रिएक्शन भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अब फर्दर सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए हमारे पास कोई भी फ्री एंजाइम नहीं है। जैसा तुम इस ग्राफ में देख रहे हो, जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन की वेलोसिटी भी बढ़ रही है, बट एक वैल्यू के बाद वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो गई है और हमें Vmax वैल्यू मिल गई है। सबस्ट्रेट की वो कॉन्सेंट्रेशन जहां वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन Vmax की हाफ होती है उसे हम Km वैल्यू बोलते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स। जब कुछ केमिकल्स एंजाइम के साथ जुड़कर उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कम कर देते हैं तो उन केमिकल्स को अपन इनहिबिटर्स बोलते हैं और इस प्रोसेस को इनहिबिशन। एनसीईआरटी में हमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में दिया है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सबस्ट्रेट से क्लोजली रिजेंबल करते हैं इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो वो सबस्ट्रेट के साथ compete करेंगे फॉर एक्टिव साइट। अब इससे होगा ये कि कुछ साइट्स को कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑक्यूपाई कर लेगा जो कि पहले सबस्ट्रेट करता। इससे जो एंजाइम है उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल है इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट और कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये एक पॉइंट है जो फ्रीक्वेंटली टेस्ट में पूछा जाता है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Vmax वैल्यू सेम रहेगी और जो Km वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन से टाइप की रिएक्शन कैटेलाइज कर रही है उस बेसिस पर हमने एंजाइम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। एंजाइम्स को हमने 6 क्लासेस में डिवाइड किया है जहां हर में 4 to 13 सब क्लासेस हैं और एंजाइम का नोमेनक्लेचर हम एक 4 डिजिट नंबर से देते हैं, जहां फर्स्ट नंबर क्लास, सेकंड नंबर सब क्लास, थर्ड नंबर सब क्लास एंड फोर्थ वो किस टाइप की रिएक्शन को कैटेलाइज कर रही है उस पे होता है। सिंस ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं है तो आपको ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है। क्लास 1 में हमने ऑक्सीडोरिडक्टेसिस या जिसे डिहाइड्रोजिनेसिस भी बोलते हैं उन एंजाइम्स को रखा है। क्लास 2 में हमने ट्रांसफरेसिस को रखा है। क्लास 3 में हमने हाइड्रोलिसिस को रखा है। सिमिलरली क्लास 4 में लाइसिस को, क्लास 5 में आइसोमरेसिस को, क्लास 6 में लाइगेसिस को। आपको कौन सी क्लास में कौन कौन सी एंजाइम है ये याद होनी चाहिए। आप इसको OTHLIL इस निमोनिक से याद कर सकते हो। ऑक्सीडोरिडक्टेसिस या डिहाइड्रोजिनेसिस में ऐसी एंजाइम्स आती हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाती हैं बिटवीन सबस्ट्रेट S एंड S'। जैसा तुम देख रहे हो यहाँ पे जो पहले सबस्ट्रेट रिड्यूस था वो ऑक्सीडाइज हो गया और जो ऑक्सीडाइज था वो सबस्ट्रेट रिड्यूस हो गया। ट्रांसफरेसिस क्लास में ऐसी एंजाइम्स आती हैं जो किसी ग्रुप को ट्रांसफर कराने का काम करती हैं बिटवीन सबस्ट्रेट S एंड S'। याद रखना जो ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है वो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। हाइड्रोलिसिस क्लास में वो एंजाइम्स आती हैं जो वाटर की प्रेजेंस में ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक या कार्बन 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 हैलाइड या फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करती है। हाइड्रोलिसिस के बारे में क्लास 11th में हमको 2 जगह पे दिया है, एक तो डाइजेशन वाले चैप्टर में कि ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हाइड्रोलाइटिक इन नेचर और सेल वाले चैप्टर में जहाँ पे लाइसोसोम की एंजाइम्स के बारे में दिया है कि लाइसोजाइम्स आर रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, एग्जांपल लाइपेसेस, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेसेस एक्सेट्रा। लाइसिस एंजाइम सबस्ट्रेट पर अटैच ग्रुप्स को रिमूव कराती है और बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कराती है। जैसा तुम इस रिएक्शन में देख रहे हो कि यहाँ पे X और Y रिमूव हो गया और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। याद रखना यहाँ जो ग्रुप रिमूव होंगे वो हाइड्रोलिसिस के अलावा किसी और मैकेनिज्म से रिमूव होने चाहिए। 5th पर आती है आइसोमरेसिस। ये एंजाइम्स किसी भी सबस्ट्रेट के ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स बनवाती हैं। फिर आती है लाइगेसेस। ये एंजाइम्स 2 कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करती है और उनके बीच में एक नया केमिकल बॉन्ड बनवा देती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनवा दिया या कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन या फॉस्फोरस ऑक्सीजन, ये सब। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोफैक्टर्स पर। देखो एंजाइम्स हमारे पास 2 टाइप की हो सकती हैं, सिंपल एंजाइम और कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम में ओनली प्रोटीन होता है, यानी वो केवल प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स के पास 2 पार्ट होते हैं। पहला प्रोटीन पार्ट जिसे हम एपो एंजाइम भी बोलते हैं और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट जिसे हम कोफैक्टर बोलते हैं। याद रखना एपो एंजाइम अकेले इनएक्टिव होती है, जब वो कोफैक्टर के साथ अटैच होंगी तभी वो कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम्स बनेगी। यानी
जब तक एपो एंजाइम के साथ कोफैक्टर अटैच नहीं होगा वो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी शो नहीं करेंगी। सो कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट इफ कोफैक्टर इज रिमूव्ड। कोफैक्टर्स 3 टाइप के हो सकते हैं। नंबर 1 इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, सेकंड कोएंजाइम एंड थर्ड इज मेटल आयंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो टाइटली बाउंडेड रहते हैं एपो एंजाइम से। फॉर एग्जाम्पल हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर कैटालेज एंड पेरोक्सिडेज एंजाइम। ये एंजाइम्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में ब्रेक करती हैं और साथ ही हीम कोफैक्टर होने के साथ साथ कैटालेज एंड पेरोक्सिडेज एंजाइम की एक्टिव साइट का भी पार्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट कोफैक्टर पर, दैट इज कोएंजाइम। कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं बट वो एपो एंजाइम के साथ ट्रांसिएंटली बाउंड करते हैं, यानी जब रिएक्शन कैटालाइज हो रही होगी तब वो एपो एंजाइम के साथ टेम्परेरीली बाउंड करेंगे। The essential chemical component of many coenzymes are vitamin. For example, NAD और NADPH कोएंजाइम के अंदर नियासिन विटामिन होता है। ये फुल फॉर्म याद कर लेना। NAD की फुल फॉर्म है निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड और NADPH की है निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब आते हैं लास्ट कोफैक्टर पर, दैट इज मेटल आयंस। मेटल आयंस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ और साथ ही सबस्ट्रेट के साथ भी ये एक या एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक कोफैक्टर है और एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो कि एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, यानी प्रोटीन को ब्रेक करेगी। अब कुछ बेसिक बातें हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, वो देख लेते हैं। हमारे पास 2 टाइप की प्रोसेसेस होती हैं। नंबर 1 इज फिजिकल प्रोसेस, नंबर 2 इज केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस यानी जिसमें कंपाउंड की केवल फिजिकल स्टेट चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल आइस मेल्ट्स इनटू वाटर या वाटर वेपर या वाटर कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर्स। और केमिकल प्रोसेस यहाँ पर केमिकल बॉन्ड्स या तो बनेंगे या टूटेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज। किसी भी फिजिकल या केमिकल रिएक्शन में पर यूनिट टाइम कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसे हम उस रिएक्शन का रेट बोलते हैं। अगर रेट के साथ हमने डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दी तो उसी रेट को हम वेलोसिटी बोलने लग जाते हैं। रेट हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डबल या हाफ हो जाता है। अगर आपने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट डबल हो जाएगा और अगर आपने 10 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया, जो टेम्परेचर है उससे 10 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया तो रेट हाफ हो जाएगा। ये ऐसा हम कुछ केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ते हैं। जैसा हम पहले देख चुके हैं कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देती है, यानी टाइम टू अचीव दैट रिएक्शन उसको कम कर देती है। एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का, जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में मिलती है, यानी सेल के साइटोप्लाज्म में हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज होती है। बिना कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के 1 आवर में 200 H2CO3 के मॉलिक्यूल बनते हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम 1 सेकंड में 6 लाख H2CO3 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, यानी इसने रिएक्शन को 10 मिलियन टाइम्स एक्सेलरेट कर दिया। ये कुछ रैंडम पॉइंट्स है इस चैप्टर में, आप स्क्रीन पोज करके एक बार पढ़ लो। सो दैट इज फ्रॉम माई साइड। अगर ये रिवीजन वीडियोस तुम्हारी प्रिपरेशन में हेल्पफुल हैं तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।